आज की दुनिया में 6 अरब से ज्यादा स्मार्टफोन यूजर्स हैं। 6 अरब? ये नंबर ही अपने आप में बहुत बड़ा है ना? और सोचिए कि 2030 तक मोबाइल ऐप का जो मार्केट है वो 626 अरब डॉलर का होने वाला है। हम्म। मतलब ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी क्रांति की तरफ इशारा है। बिल्कुल। हमारे फोन अब सिर्फ फोन नहीं रहे, वो हमारी जिंदगी का एक तरह से एक्सटेंशन बन गए हैं। और ये एक्सटेंशन लगातार अपग्रेड हो रहा है। हर कुछ महीनों में कुछ नया आ जाता है। हाँ, और आज हम इसी की गहराई में उतरने वाले हैं। ये अपग्रेड हमें कहाँ ले जा रहा है, ऐप्स का भविष्य क्या है। सही। इसके लिए हमारे पास दो बहुत ही दिलचस्प स्रोत हैं। एक आर्टिकल है जो रिएक्ट नेटिव पर फोकस करता है, जो कि ऐप बनाने का एक पॉपुलर तरीका है। अच्छा। और दूसरा एक YouTube वीडियो का विश्लेषण है जो 2025 के लिए मोबाइल ऐप के जो बड़े ट्रेंड्स हैं उनकी बात करता है। ठीक है, तो एक प्रैक्टिकल है और एक भविष्य की बात कर रहा है। एग्जैक्टली। तो हमारा मकसद है ये समझना कि AI से लेकर नए तरह के यूजर इंटरफेस तक आगे क्या होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उस चीज की बात करते हैं जो आजकल हर जगह है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI। हाँ, एआई के बिना तो अब कोई बात ही नहीं होती। पर सच कहूं, जब मैं AI चैटबॉट्स या नेटफ्लिक्स के रिकमेंडेशन के बारे में सुनती हूं तो मुझे लगता है ये तो अब पुरानी बातें हो गई। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। चैटबॉट्स और रिकमेंडेशन वो एक तरह से एआई की पहली पीढ़ी थी। तो अब अगली पीढ़ी क्या है? अब हम जो देख रहे हैं वो है हाइपर पर्सनलाइज्ड एआई कंपेनियन। हाइपर पर्सनलाइज्ड AI कंपेनियन। ये सुनने में तो बहुत भारी शब्द लगता है। असल में इसका मतलब क्या है? मतलब ये सिर्फ आपको सुझाव नहीं देते, ये आपको समझते हैं। एक तरह से आपके डिजिटल साथी हैं जो आपके साथ साथ सीखते हैं। अच्छा, तो ये गूगल असिस्टेंट या सिरी जैसा नहीं है? उससे एक कदम आगे सोचिए, आपका फोन आपकी आदतें समझता है। वो जानता है कि आप सुबह उठकर पहले क्या देखती हैं, फिर क्या करती हैं। तो ये AI कंपेनियन आपको वो सब जानकारी आपके पूछने से पहले ही दे देगा। वो ट्रैफिक देखकर आपको मीटिंग के लिए अलर्ट कर देगा। ये आपके कमांड्स को नहीं, आपके इरादे को समझता है। ओह, तो ये रिएक्टिव नहीं प्रोएक्टिव है। मतलब ये मेरे लिए सोचने का काम कर रहा है। बिल्कुल। जैसे आपके रिएक्ट नेटिव वाले सोर्स में आइडिया दिए गए हैं, वर्चुअल हेल्थ कोच। हाँ। तो वो कोच सिर्फ आपकी कैलोरी नहीं गिनेगा, वो आपके मूड को, आपकी नींद को समझकर आपको सलाह देगा कि आज आप थकी हुई लग रही हैं, शायद आपको मेडिटेशन करना चाहिए। Right. ऐसा कुछ। एग्जैक्टली। और वैसे ही स्मार्ट शॉपिंग असिस्टेंट कंप्यूटर विजन से ये भी बताएगा कि इस शर्ट के साथ कौन सी जीन्स अच्छी लगेगी। एआई अब टूल नहीं, एक इंटेलिजेंट पार्टनर है। ठीक है, तो AI इतना स्मार्ट हो रहा है, पर अगर उसे इस्तेमाल करने का तरीका ही पुराना हो तो क्या फायदा? मतलब UI UX या क्या? और यही आज की सबसे बड़ी चुनौती है। रिएक्ट नेटिव वाले सोर्स में क्रॉस प्लेटफॉर्म यूआई इनोवेशन की बात की गई है। डेवलपर्स अब लॉटी जैसी लाइब्रेरीज से ऐप्स में बहुत ही स्मूथ और प्यारे एनिमेशन डाल रहे हैं। जब आप कोई बटन दबाते हैं और वो खूबसूरती से रिएक्ट करता है तो ऐप्स ज्यादा जिंदा महसूस होता है ना? बिल्कुल। और जेस्चर्स यानी इशारे, अब ऐप्स हमारी उंगलियों को बेहतर समझते हैं। लेकिन हमारा दूसरा सोर्स तो इससे भी आगे की बात करता है, टचलेस और वैकल्पिक UI। मतलब हमें स्क्रीन को छूना ही नहीं पड़ेगा। हाँ, और ये भविष्य नहीं है, ये आज हो रहा है। वॉइस कमांड्स तो अब आम है। सही बात है। पर अब सोचिए जेस्चर कंट्रोल के बारे में, खासकर AR और VR के लिए। ये तो गेम चेंजर है। आप हवा में हाथ घुमाकर कुछ भी डिजाइन कर सकते हैं। और इससे भी आगे की एक चीज का जिक्र है, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। एक मिनट रुकिए, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस मतलब हम सिर्फ सोचकर ऐप कंट्रोल कर पाएंगे? ये तो कुछ ज्यादा ही साईफाई नहीं हो गया? लगता तो है ना? पर सच तो ये है कि इस पर काम शुरू हो चुका है, बहुत ही बेसिक लेवल पर हो रहा है। सही में? हाँ, कुछ कंपनियां ऐसे हेडबैंड बना रहे हैं जो आपकी ब्रेन वेव्स को पढ़कर बेसिक कमांड्स दे सकते हैं, जैसे किसी गेम में कैरेक्टर को आगे बढ़ाना। अरे वाह! अभी ये बहुत शुरुआती दौर में है, पर ये उस भविष्य की नींव रख रहा है जहां हमारा दिमाग और डिवाइस सीधे जुड़े होंगे। वाह, मतलब हमारे दिमाग और डिवाइस के बीच की जो लाइन है वो धुंधली हो रही है। ठीक है, तो इन सब फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज को चलाने के लिए पावर भी तो जबरदस्त लगेगी। बिल्कुल। और यहीं पर ऐप्स की नींव मतलब टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है। और इस पावर का सबसे बड़ा सोर्स होगा नेटवर्क की स्पीड।
हमारा जो YouTube वाला सोर्स है वो 6G टेक्नोलॉजी की बात करता है। 6G? अभी तो 5G ठीक से हर जगह नहीं आया है। हाँ, पर टेक्नोलॉजी तो आगे की सोच कर ही चलती है। 6G का मतलब है लगभग जीरो लैग, मतलब कोई देरी नहीं। जीरो लैग। आप रियल टाइम में क्लाउड पर गेम खेल पाएंगे। एक डॉक्टर हजारों मील दूर से रोबोटिक सर्जरी कर सकेगा। और ये स्पीड उन ऐप्स के लिए तो बहुत जरूरी होगी जिनका जिक्र रिएक्ट नेटिव सोर्स में है, एंटरप्राइज ग्रेड एप्लीकेशंस। हाँ, जैसे फिनटेक, टेलीमेडिसिन, इन्हें बहुत सारा डेटा तुरंत प्रोसेस करना होता है। और सिर्फ स्पीड ही नहीं, स्टेबिलिटी भी तो चाहिए। बिल्कुल, यहीं पर रिएक्ट नेटिव की लाइब्रेरी इकोसिस्टम मैच्योरिटी काम आती है। आसान भाषा में, डेवलपर्स के पास अब ज्यादा मजबूत औजार हैं। तो उन्हें हर चीज शुरू से नहीं बनानी पड़ती। नहीं, इससे वो जटिल और सुरक्षित ऐप्स जैसे बैंकिंग ऐप्स ज्यादा तेजी से बना सकते हैं और गलतियां भी कम होती है। ठीक है, तो तेज नेटवर्क है, मजबूत बिल्डिंग ब्लॉक्स है, पर एक और बड़े बदलाव का जिक्र है, विकेंद्रीकृत ऐप्स यानी डी ऐप्स। ये क्या भला है? ये इंटरनेट की दुनिया में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी आइडिया है। अच्छा। देखिए, आज हम जो भी ऐप्स इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक, गूगल, वो सब सेंट्रलाइज्ड है। मतलब एक कंपनी हमारे डेटा को कंट्रोल करती है। हाँ, ये तो है। डैप्स ब्लॉकचेन पर चलते हैं। इन्हें कोई एक कंपनी कंट्रोल नहीं करती, बल्कि यूजर्स का एक नेटवर्क कंट्रोल करता है। ठीक है, पर एक आम यूजर के लिए इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है पावर का शिफ्ट। आज फेसबुक तय करता है कि क्या दिखेगा, क्या नहीं। वो आपका डेटा बेच सकता है। एक डैप में आपका डेटा आपका ही रहेगा, कोई उसे सेंसर नहीं कर सकता। ये ज्यादा पारदर्शी, ज्यादा सुरक्षित है। पावर कंपनियों के हाथ से निकलकर वापस यूजर्स के हाथ में आ रही है। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। मतलब डेटा प्राइवेसी और कंट्रोल की जो बहस है, डैप्स उसका एक जवाब हो सकते हैं। हो सकता है, बिल्कुल। इस पावर शिफ्ट की बात से मुझे भविष्य की कुछ और अवधारणाओं पर सोचने का मन कर रहा है, जैसे डिजिटल ट्विन ऐप्स। हाँ, ये एक और जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। सोचिए, आप किसी भी भौतिक चीज का, एक कार के इंजन का, एक पूरी फैक्ट्री का, यहाँ तक कि इंसान के दिल का एक हूबहू डिजिटल मॉडल बना सकते हैं। एक डिजिटल ट्विन? हाँ, और इस डिजिटल मॉडल पर आप हजारों सिमुलेशन चला के देख सकते हैं कि असली दुनिया में वो चीज कैसा बर्ताव करेगी। मतलब एक इंजीनियर पुल बनाने से पहले उसका डिजिटल ट्विन बनाकर उस पर भूकंप का असर टेस्ट कर सकता है। एग्जैक्टली। या एक डॉक्टर किसी मरीज के दिल का डिजिटल ट्विन बनाकर उस पर अलग अलग दवाइयों का असर टेस्ट कर सकता है, बिना किसी खतरे के। ये तो इनोवेशन को बहुत तेज कर देगा। हाँ, और गलतियों को बहुत कम कर देगा। इसी तरह भौतिक और डिजिटल दुनिया को मिलाने का एक और ट्रेंड है मिक्स्ड रियलिटी कॉमर्स। हाँ, और ये सिर्फ गेमिंग के लिए नहीं है। अब आप अपने घर में बैठे बैठे देख सकते हैं कि कोई सोफा आपकी लिविंग रूम में कैसा लगेगा, वर्चुअल ट्राई ऑन की तरह। बिल्कुल। आप वर्चुअली सैकड़ों चश्मे ट्राई कर सकते हैं। तो अब ऑनलाइन शॉपिंग में वो अंदाजा लगाने वाला खेल खत्म हो जाएगा। भविष्य की बात हो रही है तो सस्टेनेबिलिटी को कैसे भूल सकते हैं? ग्रीन कोडिंग का भी जिक्र है। ये बहुत जरूरी पहलू है। इसका मतलब है ऐप्स को इस तरह से कोड करना कि वो कम से कम बैटरी और प्रोसेसिंग पावर का इस्तेमाल करें। इससे हमारे फोन की बैटरी ज्यादा चलेगी और उन बड़े बड़े डेटा सेंटर्स पर भी कम बोझ पड़ेगा, जो बहुत ज्यादा बिजली इस्तेमाल करते हैं। ये टेक्नोलॉजी को पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार बनाने की कोशिश है। और जिम्मेदारी की बात हो तो सुरक्षा की भी बात आती है। क्वांटम कंप्यूटिंग का इतना शोर है, क्या हमारे ऐप्स तैयार हैं? ये एक डिजिटल हथियारों की दौड़ जैसी है। हमारे सोर्स में क्वांटम प्रतिरोधी एन्क्रिप्शन की बात है। मतलब क्वांटम कंप्यूटर इतने शक्तिशाली होंगे कि वो आज के एन्क्रिप्शन को तोड़ सकते हैं। इसलिए विशेषज्ञ अभी से ऐसे नए एन्क्रिप्शन मेथड बना रहे हैं जिन्हें क्वांटम कंप्यूटर भी न तोड़ सकें। भविष्य के चोरों के लिए भविष्य के ताले। तो ये सब ट्रेंड्स, स्मार्ट एआई, ब्रेन इंटरफेस, डी ऐप्स, डिजिटल ट्विन्स सुनने में बहुत रोमांचक हैं। पर अगर कोई छोटा बिजनेस है जो अपना ऐप बनाना चाहता है, उसके लिए यहाँ क्या प्रैक्टिकल टेकअवे है? यहाँ रिएक्ट नेटिव वाला स्रोत बहुत काम आता है। वो बताता है कि रिएक्ट नेटिव जैसी क्रॉस प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी की वजह से अब ऐप बनाना पहले से कहीं ज्यादा आसान और किफायती हो गया है। अच्छा, वो कैसे? आपको iOS और एंड्रॉयड के लिए अलग-अलग टीमें रखने की जरूरत नहीं है। एक ही कोड से दोनों पर ऐप चल जाता है। तो लागत भी बची, समय भी बचा। और आप अपने आइडिया को बाजार में जल्दी ला सकते हैं। इसमें एक और बहुत स्मार्ट रणनीति जुड़ती है जिसका जिक्र YouTube सोर्स में है, प्रोग्रेसिव वेब एप्स या PWAs। PWA? ये तो मैंने सुना है। ये असल में वेबसाइट्स हैं जो एक नेटिव ऐप की तरह दिखती हैं और काम करती हैं। यूजर को इन्हें ऐप स्टोर से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। तो वो सीधे ब्राउजर से होम स्क्रीन पर ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल। और व्यवसायों के लिए फायदा ये है
कि उन्हें ऐप स्टोर की 30% कमीशन नहीं देनी पड़ती। ये यूजर्स तक पहुंचने का एक सीधा और सस्ता रास्ता है। तो आज की हमारी इस गहरी पड़ताल का सार क्या है? हमने देखा कि ऐप्स अब सिर्फ टूल्स नहीं रहे। वो AI की मदद से ज्यादा स्मार्ट और पर्सनल हो रहे हैं। टचलेस और ब्रेन इंटरफेस उन्हें हमारे शरीर का हिस्सा बना रहे हैं। और 6G और D एप्स जैसी टेक्नोलॉजी उन्हें ज्यादा शक्तिशाली और लोकतांत्रिक बना रही है। अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो कुछ मुख्य थीम सामने आते हैं। हाइपर पर्सनलाइजेशन, सुविधा, यूजर का कंट्रोल और स्थिरता। हाँ, ये सब अलग-अलग ट्रेंड्स नहीं है, बल्कि एक ही बड़ी पहेली के टुकड़े हैं। ये सभी तकनीकें मिलकर हमारे डिजिटल अनुभव को हमारे असल जीवन के साथ और भी गहराई से जोड़ रही हैं। बिल्कुल सही। और ये सब हमें वापस हमारे शुरुआती सवाल पर ले आता है। हमने बात की थी कि कैसे फोन हमारे दिमाग का एक्सटेंशन बन रहा है। हमारे स्रोतों ने डिजिटल ट्विन्स की बात की, यानी भौतिक चीजों की डिजिटल नकल, और मिक्स्ड रियलिटी की बात की। ये हमें एक दिलचस्प सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। पूछिए। जैसे जैसे हमारी डिजिटल और भौतिक दुनिया की ये रेखाएं मिटती जा रही हैं, अगली बड़ी चीज क्या होगी जो इन दोनों दुनियाओं के बीच के फर्क को पूरी तरह से खत्म कर देगी? क्या ये कोई ऐसा ऐप होगा जो हमारे विचारों को सीधे रियलिटी में बदल सके, या शायद कोई ऐसा डिजिटल ट्विन जो सिर्फ किसी मशीन का नहीं बल्कि हमारी अपनी चेतना का हो? इसकी हम अभी कल्पना भी नहीं कर सकते।